द्रव्य अनुपाती का नियम। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके बच्चों, बात काफी पुरानी है, बात चल रही है करीबन 1964 की बात है। वहां पर दो साइंटिस्ट हमारे पास में थे, उस समय थे, हमारे पास अभी तो नहीं है। तो वहां पर बच्चों 1864 की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर गुडबर्ग और वागे दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नियम दिया था। तो यहाँ पर नोट करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा नियम था, इसलिए यहाँ पर हम इनका नाम भी नोट कर सकते हैं कि जो नियम दिया गया है वो साइंटिस्ट का नाम क्या है बच्चों? GUDBER बर्ग एंड वागे। ठीक है, व्हाइट चौक ले लेते हैं। एंड वागे ने इसको दिया था। तो भाई दोनों अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें यहाँ पर द्रव्य अनुपातिक का नियम दिया। ये क्या कहते हैं बच्चों? ये बोलते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया की दर की और हम बात करेंगे यहाँ पर स्थिर ताप पर, ताप क्या होना चाहिए? यहाँ पर स्थिर रहना चाहिए, ताप पे हम चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये कहते हैं बच्चों कि स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर, जो भी पदार्थ है, चाहे वो अग्र अभिक्रिया हो चाहे वो पश्च अभिक्रिया हो, तो स्थिर ताप पर यहाँ पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया की जो दर होती है बच्चों, वो क्या होती है? वो क्या कहते हैं? ये अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ऐसा उन्होंने दो शब्द में बोल दिया। ठीक है, देखिए दो शब्द पूरे चैप्टर का निर्माण यहाँ पर करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा बच्चों यहाँ पर कि स्थिर ताप पर अभिक्रिया की दर, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर उनके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो पहले हम इसका जो स्टेटमेंट है वो नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर नोट किया कि इस नियम के अनुसार, क्या नियम नोट किया हमने यहाँ पर? इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें हम, अभिक्रिया की दर उनके क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ओके, ऐसा उन्होंने बच्चों दो शब्द में, दो लाइन में अपना स्टेटमेंट को खत्म किया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि अभिक्रिया में जो क्रियाकारक है यदि वो X से अधिक है तो अब हम उनके सक्रिय द्रव्यमानों का क्या लेंगे बच्चों? गुणनफल नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि अभिक्रिया में जो क्रियाकारक है वो X से अधिक है, यदि क्रियाकारक X से अधिक है, X से अधिक है तो उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ओके, तो बच्चों इन्होंने इस टाइप से यहाँ पर बोला कि यदि आपको किसी अभिक्रिया की दर का पता करना है तो आपको वहां पर चेक करना होगा कि वहां पर उसके जो क्रियाकारक है, जैसी भी अभिक्रिया है, चाहे वो अग्र हो चाहे पश्च हो, कि उसके जो क्रियाकारक है उनके सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल आपको क्या प्राप्त हो रहा है। यदि बच्चों वहां पर हमें जो क्रियाकारक है उनके मोल दे रखे, वहां पर x से अधिक यदि मोल है तो उनके मोल को बच्चों क्या करेंगे? उनके सक्रिय द्रव्यमान के घातांक के रूप में उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी हम लिख देते हैं, हमने नोट किया यदि क्रियाकारकों
के एक से अधिक मोल्स हैं तो मोल्स की संख्या को सक्रिय द्रव्यमान के घातांक के रूप में लिखते हैं। सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर घातांक के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो भाई इन्होंने ये हमें 3 पॉइंट यहां पर दिए। मुख्य पॉइंट हमने पहले नोट कर दिया है। यदि आपके पास एक ही क्रिया कारक है और उस अभिक्रिया की आपको दर पता करना है तो सिंपल सा काम है कि वहां पर जो क्रिया कारक है उसके सक्रिय द्रव्यमान है उसके समानुपाती होगी क्या, वहां पर अभिक्रिया की दर। यदि एक से अधिक क्रिया कारक है तो हमें सभी क्रिया कारक के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल निकालना होगा। और यदि वहां पर क्रिया कारक के मोल्स आपको दे रखे हैं, एक से अधिक मोल है, तो उन सभी मोल्स को आप क्या करेंगे, क्रिया कारक के ऊपर घातांक रूप में प्रदर्शित कर देंगे। तो बच्चों ये था आपके पास में गुलबर्ग और वागे का नियम। ठीक है, तो गुलबर्ग नहीं है बच्चों, ये गुलबर्ग है यहाँ पर। तो गुलबर्ग तो कश्मीर में हमें मिलता है। ठीक है, काफी अच्छी जगह है, कभी समय मिले तो जाइएगा घूमने। बच्चों हम आगे बात करें तो अब देखिए इस जो लो था, नियम था, उसको हम यहाँ पर अभिक्रियाओं में किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास बच्चों एक अभिक्रिया है, हम मानते हैं कि यहाँ पर N1 है, ये इसके मोल है AK, प्लस हमने नोट किया N2, ये B यहाँ पर क्रिया कारक है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या बच्चों, उत्पाद बनाते हैं, यानी यहाँ पर बनाते हैं प्रोडक्ट बना देते हैं। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभिक्रिया की दिशा में जा रही है, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। और यदि हम यहाँ पर यह नियम लगाते हैं तो ये नियम कैसा होगा बच्चों, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिक्रिया कौन सी है बच्चों, यहाँ पर एक अभिक्रिया दिखाई दे रही है मुझे, कौन सी, अग्र अभिक्रिया दिखाई दे रही है। तो हमने नोट किया अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें हम तो नोट किया हमने यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर होगी जिसको हम रेट बोलते हैं, ये समानुपाती है किसके, क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो नोट किया हमने क्रिया कारक कौन कौन से, एक ए यहाँ पर है और इसका गुणनफल करना है क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक क्रिया कारक है, और इनके जो मोल्स हैं उनको हम घातांक के रूप में लिखेंगे, ये N1 है क्योंकि अपने पास में N2। तो ये हमने नोट किया रेट अभिक्रिया की वो इस प्रकार से यहाँ पर लिखी जाएगी इस नियम के अनुसार। ठीक है, और यदि हम समानुपात्य का नियम चिन्ह यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रिया की जो दर होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बराबर हमने यहाँ पर लगा दिया कि स्थिरांक, और यहाँ पर हो गया अपने पास A N1, यहाँ पर अपने पास में B N2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, समानुपाती का चिन्ह हटा दिया है, और हमने एक स्थिरांक लगा दिया है बच्चों, उसको बोलते हैं यहाँ पर रेट कांस्टेंट या दर नियतांक कहते हैं इसको हम यहाँ पर। तो हमने हिंदी में बोला इसको दर नियतांक, इसको बोलेंगे बच्चों हम क्या, रेट कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने नियतांक लगा दिया है। तो बच्चों इतना सा सिंपल था हमारा यहाँ पर गुलबर्ग और वागे का नियम था यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो अपने पास में जो कांस्टेंट हमने निकाला है, जैसे कि हमने पहले बोल दिया था, ये डिपेंड करेगा हमेशा किस पर, तापमान पर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये जो K है ये तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। ये बात आप भूलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर इसी तापमान पर हमने बात करी थी, तापमान चेंज करने पर ये जो रेट कांस्टेंट है इसका मान भी यहाँ पर धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। बच्चों यहाँ पर हमने एक शब्द बोला है क्योंकि इन्होंने हमें एक शब्द, नया शब्द दिया, यहाँ पर बोला है सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, हमने यहाँ सक्रिय द्रव्यमान की बात करी, तो जैसे हमने यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान बोला तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद यहाँ पर जो क्रिया कारक है उसका कोई वेट होगा, उसका कोई मास होगा, कोई द्रव्यमान होगा। ऐसा नहीं बच्चों, यहाँ पर हम एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान से ये अर्थ नहीं निकालेंगे कि भाई इसका सक्रिय जो क्रिया कारक है उनका मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इनके मास की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों। एक्टिव जो मास है या सक्रिय द्रव्यमान है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान के चलो प्रेशर हो सकता है, उसकी सांद्रता हो सकती है, वहां पर उसकी मोलिटी हो सकती है, मोलरता हो सकती है, या वहां पर मोल अंश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान के रूप में हम किसी को भी यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसा ना माने कि इनका मास होगा जो काम में आ रहा होगा, जो काम नहीं आ रहा होगा उसको हम यहाँ पर नोटिस नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं नंबर 1 पर एक्टिव मास, यहाँ पर समझने के लिए हम नोट किया इसको शॉर्ट फॉर्म में कि एक्टिव मास, या हिंदी में इसको कहा जाता है सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय
द्रव्यमान। ठीक है, यहां पर सक्रिय द्रव्यमान बच्चों बात करें कि यहां पर कुछ भी हो सकता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है। तो जैसे हमने नोट किया, सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या हो सकता है बच्चों? दाब हो सकता है, वहां पर सांद्रता भी हम ले सकते हैं। ठीक है, वहां पर हम मोलरता या फिर हम मोल अंश जिसको हम एक्स से लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन जिसको हम एक्स से लिखते हैं, ये भी हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नोट किया, ये था अपने पास में मोल अंश। तो बच्चों यहाँ पर हम कोई सा भी यहाँ पर चीजों को काम में ले सकते हैं। यदि हम बात करें तो इस चैप्टर में बच्चों मुख्य रूप से जो सक्रिय द्रव्यमान को काम में लेने वाले हैं वो हम लेंगे यहाँ पर सांद्रता और दाब को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सक्रिय द्रव्यमान के रूप में हम यहाँ पर मुख्य रूप से किसको काम लेंगे? यहाँ पर हम यहाँ पर काम में लेंगे सांद्रता को और दाब को। तो देखिए यहाँ पर नोट किया हमने कि हमारा जो एक्टिव मास है, एक्टिव मास जो होगा वो इस चैप्टर में जो काम आने वाला है वो होगा बच्चों मुख्य रूप से क्या? कंसंट्रेशन या सांद्रता, या फिर हम काम में लेंगे क्या? वहां पर प्रेशर मीन्स यहाँ पर दाब को। यहाँ पर हम कभी कभी मोल फ्रैक्शन को भी काम में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना उपयोगी नहीं है मोल फ्रैक्शन। हम यहाँ पर मुख्य रूप से सांद्रता या दाब की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब भी आप सांद्रता की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम सांद्रता के रूप में लेना चाहेंगे इसको, मोलरता को लेना चाहेंगे। मतलब कैपिटल एम से हम इसको मोलरता को लिख सकते हैं। ठीक है, और जब बच्चों प्रेशर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर जब भी होगा आपके पास में, तो ध्यान दीजिएगा जब भी हम दाब की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा? गैसीय अभिक्रिया चलेगी। गैस अभिक्रियाओं के लिए, गैस अभिक्रियाओं के लिए जो यहाँ पर हम एक्टिव मास लेते हैं, जो हम एक्टिव मास लेते हैं वो क्या होता है? वो होता है यहाँ पर हमेशा हम लेते हैं क्या? प्रेशर को लेते हैं, और गैस का हम हमेशा आंशिक प्रेशर यहाँ पर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको प्रेशर की बात करनी हो तो आप वहाँ पर अभिक्रिया में क्या करेंगे बच्चों? एक्टिव मास के रूप में आप प्रेशर को वहाँ पर काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, और हमने बोला यदि सांद्रता आपके पास में तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एक्टिव जो मास होगा, यहाँ पे जो हम एक्टिव मास काम में लेंगे वो किसको काम में ले रहे हैं? वो हम काम में ले रहे हैं यहाँ पर सांद्रता को या कंसंट्रेशन को काम में लेते हैं। तो यहाँ पर सांद्रता आएगी बच्चों किसके रूप में? एक्टिव मास के सांद्रता, सांद्रता के रूप में हमने बताया है किसको? कैपिटल एम, मतलब मोलरता को हम यहाँ पर काम में लेते हैं। बच्चों जैसे कि हम बात करें यहाँ पर दाब गैसीय अभिक्रियाओं के लिए हम उपयोगी है। जब हमें गैसीय अभिक्रिया दी जाएगी तो वहाँ पर दाब को हम एक्टिव मास के रूप में काम में ले सकते हैं। बच्चों जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे पास में एक गैस समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण होती है, जिसे मैं इसको यहाँ पर नोट कर सकता हूँ कि अपने पास में हमने पढ़ा है कि PV इक्वल टू nRT हमारे पास में क्या है? एक गैस इक्वेशन होती है। ओके, यदि बच्चों यहाँ पर हम बात करें सिर्फ किसकी? प्रेशर की, तो यहाँ पर प्रेशर कैसे होगा? प्रेशर लिख सकते हैं P बराबर दाब बराबर ये हो गया आपके पास N/V/nRT, N/V/nRT हम लिख सकते हैं। बच्चों N/V मतलब मोल बटा आयतन, ये हो गया आपके पास मोल बटा आयतन। और मोल बटा आयतन बच्चों किससे बोलते हैं? मोल बटा आयतन इसको बोलते हैं किसको? सांद्रता को कहते हैं। तो देखिए ये हो गया अपने पास में सांद्रता यानी कंसंट्रेशन हमने बता दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? P बराबर हो जाएगा अपने पास में कि मोल बटा आयतन क्या होता है? कंसंट्रेशन होती है, और RT तो क्या है कि स्थिरांक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दाब को सांद्रता में भी क्या कर दिया बच्चों? परिवर्तित करके बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सांद्रता दाब के रूप में लिखी जा सकती है, या दाब को हम सांद्रता के रूप में आसानी से यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, हम बोल सकते हैं कि गैसीय अभिक्रियाओं में, इसके अनुसार हमने नोट किया कि गैसीय अभिक्रियाओं में, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय द्रव्यमान के लिए एक्टिव मास, या हिंदी में बोलते हैं उसको हम सक्रिय द्रव्यमान, दाब व सांद्रता को ले सकते हैं। मात्र हम गैसीय अभिक्रियाओं की बात करें यहाँ पर। ओके, तो भाई यहाँ पर दाब किसके बराबर है बच्चों? C मतलब कंसंट्रेशन के बराबर है, क्योंकि N/V क्या होता है बच्चों? सांद्रता होती है, मोल बटा वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हम जब भी एक्टिव मास की बात करेंगे तो मुख्य रूप से बच्चों वहां पर हम बात करेंगे किसके लिए? वहां पर मोलिटी की बात कर सकते हैं, या फिर वहां पर हम दाब की बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे। तो देखिए, और हमें एक पॉइंट हमें और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है?
कि बच्चों यहाँ पर हम बात करें कि गैसीय अभिक्रिया में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आपको अभिक्रियाओं में वहां पर दिखाई देगा क्या, शुद्ध ठोस, यानी कोई ठोस पदार्थ है या फिर आपको शुद्ध वहां पर द्रव दिखाई दे, लिक्विड दिखाई दे, तो उनका जो एक्टिव मास होता है बच्चों वो हमें यहाँ पर एक मानना है। ठीक है, वो क्या होता है, उनका एक्टिव मास हमेशा कितना होता है बच्चों, एक होता है। इसका मीनिंग हुआ कि वो नियत रहता है। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर शुद्ध मतलब प्योर सॉलिड, या हमारे पास में क्या है, प्योर लिक्विड आ जाए अभिक्रिया के अंदर, तो इनका जो एक्टिव मास होगा, इनका एक्टिव मास मतलब सक्रिय द्रव्यमान होगा, वो हमेशा क्या रहता है बच्चों, ये रहता है नियत, मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पर इनको हम मानते कितना, इसको मान के चलते हैं बच्चों 1 मान के चलते हैं। ठीक है, इसको हम हमेशा 1 मान के चलते हैं। तो आपको समझ में लगभग आ चुका होगा, नहीं आया तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में कैल्शियम का कार्बोनेट है। क्या बच्चों, कैल्शियम का कार्बोनेट है, ये हमने ठोस अवस्था में लिया। ओके, अब मान के चलिए कि यदि हम यहाँ पर बात करें कि इसको हमने गर्म किया, गर्म करने पर ये हुआ CaO में टूटा एंड CO2 में टूट गया। बच्चों ये प्रारंभिक कैसे था, ये ठोस अवस्था में हमें दिखाई दे रहा था। इसका हम जानते हैं कि इसका जो आणविक भार है वो कितना होता है, 100 होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों, यहाँ पर 100 होता है। तो देखिए मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म किया गया तो वो CaO और CO2 में टूटा, लेकिन कुछ भाग कैल्शियम कार्बोनेट का बच गया। ठीक है, कुछ भाग वहां पर CaCO3 का बच गया। तो बताइए जो भाग बचा हुआ है उसका आणविक जो द्रव्यमान है या उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, क्या 100 रहेगा, क्या उससे कम हो जाएगा? तो हमने आंसर दिया कि सर हमेशा 100 ही रहेगा, क्योंकि वो जितना भी बचा हुआ है उसका भी 100 रहेगा। ठीक है, वो उसका भार नहीं लिया हमने, उसका कोई ग्राम में नहीं लिया। हम बता रहे हैं कि इसका एक अणु का भार कितना बच्चों, 100 है, तो वो 100 ही रहेगा। चाहे उसको हम कितना गर्म करें, उसको हम आधा भी कन्वर्ट कर देंगे कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 में, तभी बचे हुए कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु का जो भार आएगा वो हमेशा कितना आएगा बच्चों, 100 ही रहता है। तो आपने देखा कि सॉलिड का जो यहाँ पर भार आ रहा है, जो मास आ रहा है, एक्टिव मास आ रहा है, वो क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर, वो नियत है, वो फिक्स रहेगा। चाहे उसका एक अणु भी बच जाएगा तो उसका मॉलिक्यूलर जो द्रव्यमान है वो हमेशा 100 आपको दिखाई देगा, 100 से कभी भी वो कम नहीं होगा यदि वो कैल्शियम कार्बोनेट है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस प्रकार से यहाँ पर जब भी हमारे पास में अभिक्रियाओं में द्रव अवस्था या फिर अपने पास में ठोस अवस्था में कोई हमें क्रियाकारक दिखाई देंगे तो हम उसके एक्टिव मास को हमेशा क्या करते हैं बच्चों, 1 मान के चलेंगे। तो ये नियत तो हमने यहाँ पर समझ लिया, और ये 1 क्यों मानते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे कि सर इसको 1 ही क्यों माना, इसको और कुछ वैल्यू क्यों नहीं दी, इसको हम यहाँ पर आगे स्टडी करेंगे। तो अभी आप ध्यान रखेंगे अभिक्रियाओं में यदि आपको दिखाई देता है कितना 1, तो आप उसको बता देंगे कि वो सॉलिड होगा या फिर वो लिक्विड है। उसके लिए हम यहाँ पर एक्टिव मास को हमेशा 1 मान के ही चलेंगे। तो चलिए बच्चों आगे हम चलते हैं। यदि हम आगे की बात करें यहाँ पर, तो देखिए नेक्स्ट में बात है, यदि हम इसी चीज को हमने देखा कि यहाँ पर इस टाइप से है, यदि मैं इसको द्रव ग्रुप में देखूं, ठीक है बच्चों, यदि हम द्रव ग्रुप में देखना चाहें तो कैसा होगा यहाँ पर, तो देखिए द्रव ग्रुप में भी इसको हम देख सकते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास में क्या, मान के चलते हैं हम, हमारे पास में एक पदार्थ है, मान लेते हैं 60 ग्राम है। कितना बच्चों यहाँ पर 60 ग्राम दे रखा है हमें यहाँ पर। ठीक है, इसका मुझे यहाँ पर दे रखा है बच्चों क्या, डेंसिटी भी दे रखी है। डेंसिटी हम मान लेके चलते हैं 1.2 ग्राम पर ml मान लेते हैं, ये इसकी डेंसिटी दे रखी है। तो बच्चों इसका जो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हमें मिलेगा, और अपने जैसे ये हो गया वॉल्यूम, तो ये अपने पास में ये भार है, ये डेंसिटी है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 0.5 यहाँ पर हमें मिल जाएगा ml में इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर 0.5, मतलब सॉरी 50 यहाँ पर आएगा ना, 0.5 तो नहीं आएगा, 50 ml हमें इसका मिल जाएगा, क्या इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देखिए अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकाल लिया है, भार हमें पता है, डेंसिटी हमें पता है। अब क्या हुआ कि जो भी हमने पदार्थ लिया था 60 ग्राम लिया है बच्चों यहाँ पर, यदि ये 10% क्या होता है, टूट जाता है। देखिए गैस को 10% यहाँ पर ये टूट गया, मतलब कोई अभिक्रिया संपन्न करे हमने, अभिक्रिया जब संपन्न हो रही होगी तो उसका जो 10% भाग है वो किसी और चीज में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो बताइए कि बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इसका, क्या उसकी जो घनत्व का मान है वो क्या परिवर्तित होगा या फिर नहीं होगा। 10% काम आ चुका है किसी अभिक्रिया के अंदर, बाकी भी 90% बचा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि सर जो बचा हुआ भाग होगा, जो द्रव का भाग होगा, उसका जो हमें घनत्व होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमें हमेशा कितने मिलेगा, 1.2 ही मिलेगा। क्यों?
इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये 10% ये टूट चुका है, ये 10% टूट चुका है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, उसका मास यहाँ पर कम हुआ। बच्चों यदि मास कम होगा तो क्या वॉल्यूम कम नहीं होगा, वॉल्यूम भी यहाँ पर कम होगा। भाई मास कम हुआ वॉल्यूम कम हुआ तो यहाँ पर डेंसिटी क्या रहेगी बच्चों, नियत यहाँ पर हमें दिखेगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, 10% जब टूट गया है तो यहाँ पर हमें मास, इसका जो द्रव्यमान है वो कम हो जाएगा, और कम होगा तो यहाँ पर वॉल्यूम भी क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम जो है आयतन वो भी कम होगा, अतः जो डी है वो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, इसकी कांस्टेंट मिलेगी। ओके, हम बता सकते हैं कि यहाँ पर द्रव के लिए भी जो एक्टिव मास होता है वो भी क्या होता है बच्चों, फिक्स रहता है, वो भी क्या रहता है बच्चों यहाँ पर फिक्स रहता है, अतः उसको भी हम नियत मानेंगे और उसके लिए भी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 1 ही लिख पाएंगे। ओके।